चैनल साइंस एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ स्टडी वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी है, 11th बायोलॉजी, उसका चैप्टर है सेल एंड यूनिट। उसको हम एनसीईआरटी से रीडिंग करेंगे, मतलब एनसीईआरटी से एनसीईआरटी को लेंगे। ये देखो, यहाँ मेरे सामने एनसीईआरटी है, उसको हम लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजी का। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मतलब जो हमारी जो बॉडी है, वो छोटे छोटे एकदम एक मतलब छोटी छोटी एक पार्टिकल से बनी हुई है, उन्हें हम कहते हैं सेल। तो सेल है वो हमारी यूनिट, यूनिट मतलब इकाई है हमारी लाइफ की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो, व्हेन यू लुक अराउंड, मतलब जब आप चारों तरफ देखेंगे तो यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स हो गई, कोई भी पेड़ हो गया, कोई भी ट्री हो गया, कोई इंसेक्ट हो गया, कोई भी देख लो। तो हमारे पास लिविंग भी है और नॉन लिविंग, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई। ठीक है, आपके पास जो आप जिस फ़ोन से देख रहे हो वो हो गया नॉन लिविंग। ठीक है, तो आप अपने चारों ओर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हो। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योर सेल्फ। आप क्या होते हो, आप एकदम वंडर्ड हो जाते हो, आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हो और अपने आप से पूछते हो कि व्हाट इज द मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग्स। व्हाट इज व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है, जीवित 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 बनाती है, लिविंग बनाती है, कौन सी चीज़ें हैं। और व्हाट इज इट दैट एन inanimated things does not have which a living things has। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से अलग करती है। ठीक है, द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। मतलब इसका आंसर क्या है, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको लिविंग थिंग्स से अलग कौन करता है। उसका एक आंसर है कि जो हमारी जो सेल होती है, अगर किसी किसी थिंग के पास, किसी भी चीज़ के पास सेल्स हैं, ठीक है, जो कि यूनिट ऑफ लाइफ है, तो वो चीज़ क्या होगी, लिविंग होगी, नॉन लिविंग नहीं होगी। जिसके पास सेल होगी वो कोशिका है, जिसके पास सेल है वो होगा लिविंग, और जिसके पास सेल नहीं है वो हो गया नॉन लिविंग। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में सेल होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो लिविंग होते हैं, ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग ही होते हैं, वो सारे के सारे सेल्स से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। कुछ है वो एक ही सेल से बने होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं। और एंड आर कोल्ड यूनिसेल, मतलब जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब जो एक ही सेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एक ही कोशिका से बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वाइल अदर, और जो अलग होते हैं, और दूसरे कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, जो जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ इस पैराग्राफ में कि आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो डिफरेंस है, कि मतलब लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या होता है जो उसको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करता है। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, सेल होती है, सेल से बने होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स वो सेल्स है वो अपसेंट होती है। इनमें लिविंग थिंग्स में सेल्स प्रेजेंट होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें सेल प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में अपसेंट होती है। ठीक है, एक चीज़ ये याद रखनी है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है,
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लो सेल है, किसी के पास सेल है, ठीक है, सेल है, तो यदि इसके पास कोई कोई ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल मतलब वन सेल हो सकती है, उसे हम कह देंगे यूनिसेलुलर। और यदि किसी के पास बहुत सारी एक से है ना एक से ज़्यादा सेल्स हैं तो उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, उसे हम कह देंगे मल्टी सेलुलर। तो इस पैराग्राफ में ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें आपको नोट कर लेनी चाहिए, आपको नोट्स बनाने मतलब नोट्स में ये लिख लेना चाहिए, ठीक है। फिर अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ ए सेल, सेल क्या है। अब हमने देख तो लिया कि हाँ भाई सेल है, वो क्या डिसाइड करता है कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम सेल के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, और वो परफॉर्म भी करते हैं जो एसेंशियल फंक्शंस है, मेटाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, मतलब मेटाबॉलिज्म जो एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो सब करने के लिए सक्षम होते हैं वो, ठीक है। यूनिसेलुलर, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब एक सेल के बिना हम इंडिपेंडेंट लिविंग है वो इंश्योर नहीं कर सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि एक सेल के मतलब एक सेल है उसके बिना इंश्योर नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट लिविंग को, ठीक है। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक सेल तो होनी ही चाहिए, अगर एक सेल नहीं है तो सेल के बिना हम अपने जो फंडामेंटल लाइफ है वो हम मतलब अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारे पास मतलब कोई भी लिविंग थिंग है उसके पास सेल नहीं है, उसके पास सेल नहीं है तो उसका जो फंडामेंटल जो फंक्शंस होंगे वो हो ही नहीं सकेंगे, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो सेल है वो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब लाइन है, इसको तो बहुत बार पूछा गया है, जो नीट है उनमें ये पूछा गया है। तो ये क्या है, ये जो लाइन है ये इस लाइन को आपको अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए। फंडामेंटल जो सेल होती है वो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, मतलब सेल है वो फंडामेंटल यूनिट मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल मतलब उसकी संरचनात्मक यूनिट है और फंक्शनल मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसकी भी उस फंक्शनल यूनिट भी सेल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आगे देखते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल, ठीक है। ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, ये कौन है, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल सबसे पहले लिविंग सेल को सबसे पहले देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ये याद रखना, ये साइंटिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जितने भी साइंटिस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उनको एकदम अपने दिमाग में याद रखना चाहिए, बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन है लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। भाई ये सेल है, सेल के अंदर एक सेंटर में या कहीं भी एक न्यूक्लियस होता है जो कि क्या करता है, उस सेल के जो फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो दो साइंटिस्ट हमने देखे, लिविंग सेल किसने देखा सबसे पहले, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा, और जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे देखते हैं।
द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की जो खोज है, एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिव्यूड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। मतलब जो माइक्रोस्कोप से, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने जो डेवलप किया है, माइक्रोस्कोप से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, उससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है कि हम सेल के जितने भी पार्ट्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो माइक्रोस्कोप से जो जो इम्प्रूवमेंट किया हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो हम केवल सेल को ही देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो सेल को क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं, सारे फंक्शंस करते हैं। तो उनकी जो जानकारी है वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चलती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो माइक्रोस्कोप से डेवलप किया गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें सेल की हमें क्या फ़ायदा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं, सेल है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे चीज़ें होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सेल में, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं उनको, वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में भी हमें स्टडी करने को आसानी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी की खोज भी एक बड़ी क्रांति है, ठीक है, साइंस के फील्ड में। ठीक है, इस पैराग्राफ में तो आप मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी सेल है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको बिना सेल के हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, मतलब हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेल नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। कोई भी यूनिसेलुलर है वो अपनी जो फंडामेंटल, वो अब इंडिपेंडेंटली जी सकता है, और फंडामेंटल फंक्शंस है वो भी एक सेल कर सकती है। ठीक है, और फिर एंटोनी वॉन न्यूवेनहोक और रॉबर्ट ब्राउन, ये दो साइंटिस्ट है, ये दोनों याद रखने ज़रूरी है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की और डिस्कवरी की, और एंटोनी वॉन न्यूवेनहोक ने क्या डिस्कवर किया, लिविंग सेल। और मैं आपको बताता हूँ, रॉबर्ट हुक है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा। हाँ, सबसे पहले सेल, ये जो सेल थी वो डेड सेल थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, लेकिन जो लिविंग सेल है सबसे पहले किसने खोज की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने, और रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इस चैप्टर की कि सेल थ्योरी क्या है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज की सेल की, और सेल को हम सेल कब कहेंगे, मतलब सेल को, किसी भी सेल को हम सेल तब कहेंगे जब वो सेल थ्योरी को क्या करेगी, प्रूव करेगी। सेल थ्योरी में दो तीन नियम है, ठीक है, रूल है। उन रूल को यदि कोई भी सेल फॉलो करेगी तो उसे हम सेल कहेंगे। ठीक है, ये थोड़ी अजीब बात लग रही है, लेकिन ये जो सेल थ्योरी है इसमें क्या है, 2-3 रूल है। ठीक है, अगर वो रूल सेल फॉलो कर रही है, कोई भी लिविंग चीज़ है वो सेल है वो फॉलो करिए, तो उसे हम सेल कहेंगे, वरना उसे सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, इन 1838, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1838 में मैथ्यू स्लाइडेन है, ये एक साइंटिस्ट है, मैथ्यू स्लाइडेन, ए जर्मन बोटनिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक तो पहले ये जो सन है ये याद रखना है, 1838 में किसने, कौन सा साइंटिस्ट है, मैथ्यू स्लाइडेन है, जो कि क्या है, बोटनिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, बोटनिस्ट है। तो ये याद रखना है कि मैथ्यू स्लाइडेन कौन है, बोटनिस्ट है। और 1838 में सबसे पहले क्या कहा, एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड observed that all plants are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant। मतलब जो मैथ्यू स्लाइडेन है, जो बोटनिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स हैं वो इकट्ठे किए, और उन्होंने उन प्लांट्स में ऑब्जर्व किया कि बहुत ही अलग अलग तरह की सेल्स हैं
ना, डिफरेंट सेल्स हैं, वो आपस में कंपोज होकर एक टिश्यू बनाती है, और ये टिश्यू है वो आगे चलकर ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो बहुत सारी सेल्स है वो टिश्यू बनाते हैं ऑफ अबाउट ए सम टाइम, ठीक है, एट अबाउट द सेम टाइम, ठीक है। तो जो ये भी चीज़ देखो, ये सबसे पहले याद रखना है, जो सन है 1838, इसमें और किसने, मैथ्यूस लाइडेन ने, एक जर्मन बोटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को इकट्ठा किया और उसमें स्टडी की, तो उनको पता चला कि ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो आपस में कंपोज होकर टिश्यू बनाती है, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट आए, थियोडोर स्वान, ठीक है, उनका नाम क्या है, थियोडोर स्वान, ये लिखा देखो, थियोडोर स्वान। उसी टाइम पर मतलब वही सन में 1838 में थियोडोर स्वान, 1839 है वो लगभग, ठीक है, 1839 याद रख सकते हैं। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। देखो ये जो थियोडोर स्वान है वो तो जूलॉजिस्ट है, और स्लाइडेन जो है वो क्या है, बॉटनलिस्ट है, और वो जर्मनी से है, ठीक है। 1839 में इन्होंने क्या कहा, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप की जो एनिमल सेल है, सेल है वो दो टाइप की होती है, सेल होती है वैसे मेजरली पहले होती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, दो तरह की सेल होती है। यूकैरियोटिक में सबसे दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। मैथ्यूस स्लाइडेन ने प्लांट सेल पर खोज की, और थियोडोर स्वान है उन्होंने एनिमल सेल पर खोज की। तो थियोडोर स्वान ने क्या देखा कि जो एनिमल सेल है उसके चारों ओर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की एक चीज़ होती है जो कि किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी खोज की थी किसने, थियोडोर स्वान ने 1839 में, जो कि क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ही आल्सो कंक्लूड्स बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है। इन्होंने प्लांट सेल पर भी खोज की थी इन्होंने, ठीक है, किन्होंने, थियोडोर स्वान ने पहले तो एनिमल सेल देखा, एनिमल सेल के बाहर एक लेयर होती है, प्लाज्मा लेयर, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी खोज की थी। और ये भी देखा प्लांट सेल के बाहर कि प्लांट सेल है उसके बाहर चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो ये जो सेल वॉल है इसको भी देखा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी खोज किसने की थी, थियोडोर स्वान, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। टिश्यू की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो टिश्यू की खोज किसने की थी, थियोडोर स्वान है, थियोडोर स्वान ने खोज की है, ठीक है। और सेल वॉल भी सबसे पहले किसने देखा, सबसे पहले देखा थियोडोर स्वान ने देखा, ठीक है, ठीक है। कंक्लूड सेल यूनिक कैरेक्टर टिश्यू दैट इज प्रेजेंट सेल वॉल यूनिक प्लांट टिश्यू, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मतलब इस चीज पर थियोडोर स्वान है प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, that is the bodies of animal and plant are composed of cells and products of cells। मतलब उन्होंने इन चीज़ों पे, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है और सेल की स्टडी से उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि जो एनिमल की जो बॉडीज हैं और प्लांट की बॉडीज है वो कंपोज होती है सेल्स और उसके जो प्रोडक्ट्स, सेल के जो एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। फिर क्या है,
स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्म द सेल थ्योरी। अब ये पूछ सकते हैं कि सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी है वो स्लाइडेन और स्वान इन दोनों ने मिल करके फॉर्म की थी सेल थ्योरी। दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed। देखो, स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर होता है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज़ होती है, वो उसे कहते हैं सेल वॉल। ये तो बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि जो न्यू सेल्स है वो कैसे बनती है। एक सेल है, अगर डेड हो जाएगी तो नई सेल बनेगी, तो ये नई सेल है वो कैसे बनेगी, इसके बारे में थियोडोर स्वान और मैथ्यू स्लाइडन ने अपनी सेल थ्योरी में नहीं बताया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना है। फिर एक साइडेंस का साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट हैं, 1855, ये भी सन याद रखना है। एक सबसे पहले तो 1838 याद रखना है। ठीक है, मैथ्यू स्लाइडन और 1839 थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्चो 1855 में क्या किया, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि जो सेल्स हैं, जो सेल्स है वो डिवाइड होती है और न्यू सेल्स बनाती है। मतलब जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है सेल्स, उन्हीं से नई सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स का निर्माण होता है। उन्होंने एक लाइन बताई थी कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना ज़रूरी है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये लाइन किसने बताई, तो सबसे पहले ये लाइन बताई रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही होता है, एग्जिस्टिंग सेल्स से ही होता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और क्या है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, आप याद रखना है, सेल थ्योरी के बारे में याद रखना है। ठीक है, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन और स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। ठीक है, जो थियोडोर स्वान और स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। उसमें मॉडिफिकेशन क्या किया कि उसमें एक